Okay, students, good morning. Let's start with the topic forms of business Good morning. organization. Anji, good morning. Today we will start with the topic forms of business organization. इसमें हमने क्या स्टडी करना है? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो बिजनेस है वो कितने तरह का होता है, इस सभी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। फॉर्म्स मींस डिफरेंट टाइप्स एंड बिजनेस को कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको ऑर्गेनाइज जो है वो करना है। तो जो फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो 5 हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो वी विल डू वन बाय वन। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले तो आपके इसका नाम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल का मतलब होता है वन, प्रोप्राइटर मींस ऑनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल मींस वन, प्रोप्राइटरशिप मतलब ऑनर जो है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक ही जो इंडिविजुअल है वो मैनेज करता है। ठीक है, एक जो इंडिविजुअल है वो मैनेज करता है। एक इंडिविजुअल है वो अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है, वही बिजनेस का ऑनर है और वही बिजनेस को मैनेज करेगा। सो बिजनेस ओन एज वेल एज मैनेज बाय वन इंडिविजुअल, द बिजनेस एंड द ओनर आर वन। जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो ओनर है वो एक ही रहेगा एंड द सेम इन द आइज ऑफ द लॉ। A sole trader is a person who carries on a business exclusively on his own account and his own risk. तो जब वो जो बंदा है जिसने सोचा है कि मैंने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, उसके बिजनेस में किसी और इंडिविजुअल का शेयर नहीं है, तो वो उसके पास जो भी अमाउंट है, जो भी उसके पास पैसे हैं, वो उससे अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेगा और अपने रिस्क पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली ही उस बिजनेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, ये जो हमारे स्मॉल बिजनेस होते हैं, ये उसके लिए जो है वो मेनली ये स्मॉल बिजनेस के लिए ही होता है, सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस। इसमें क्या होता है कि बंदे ने अपनी ही सर्विसेज देनी है, ठीक है, क्योंकि बंदा ही ऑनर है, बंदे को ही मैनेज करना है, तो ही सोलली गिव्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज टू हिज बिजनेस, हिज और हर बिजनेस। लाइक वी टेक एन एग्जांपल ऑफ करियाना स्टोर, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, तो वो जो बंदा है वो एक ही इंडिविजुअल है, उसने अपने रिस्क पे अपने पैसों से उस बिजनेस को स्टार्ट किया है, और उसमें अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है वो डायरेक्टली उसके पास जा रहा है, क्योंकि उसमें और किसी भी बंदे का पार्टनरशिप नहीं है, उसने किसी और इंडिविजुअल के साथ वो जो बिजनेस है वो शेयर नहीं किया है। तो जो भी उसको प्रॉफिट आएगा, जो भी उसके बिजनेस में उसको मुनाफा होगा, वो किसका होगा? वो खुद का होगा, उसके खुद का होगा, और जो भी उसमें रिस्क आएगा वो भी उसने खुद को ही मैनेज करना है। तो इसमें जो भी बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो भी हमारा फायदा होता है या जो भी हमारा नुकसान होता है, वो इंडिविजुअल पर्सन का ही होता है जो उस बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, सो द पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, उसने ही पैसे लगाने हैं। ड्यूरिंग द रिस्क ऑफ एंटरप्राइजेस, उसने ही अपना जो भी रिस्क है, जो भी रिस्क फैक्टर है उसके बिजनेस से रिलेटेड, उसने ही वो झेलने हैं, बियर करने हैं। एंड इज आल्सो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कैसे बिजनेस को मैनेज करना है। तो आपने इसको कैसे याद रखना है? सोल मीन्स इंडिविजुअल, वन मतलब होते हैं इसका वन, प्रपोर्टरशिप मतलब ऑनर, कि एक ही ऑनर होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उस बिजनेस में किसी और इंडिविजुअल का शेयर नहीं होगा, और वो जो बिजनेसमैन है वही अपने बिजनेस को रन करेगा, अपने बिजनेस को मैनेज करेगा, और जो भी उसमें पैसे लगने हैं या जो भी उसमें रिस्क है वो उसी बिजनेसमैन ने जो है वो बियर करना है।
उसके बाद आता है हमारा इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसमें बहुत सारे, इसके बहुत सारी फीचर्स हैं। लाइक इसमें सिंपल टू क्रिएट। सिंपल टू क्रिएट मतलब हम इसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और इजीली हम इसकी क्लोजर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने किस तरह का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने कितने पैसे हमारे पास है, तो उन पैसे के अकॉर्डिंग जो है हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और अगर हमें लगता है कि ये बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट इंडिविजुअल हु रन दैट बिजनेस। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होते हैं। अगर आपने अपनी केमिस्ट की शॉप खोलनी है तो वो आपके पास जितने अमाउंट है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो बिजनेस है वो रन कर सकते हैं। बट उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है वो क्या है कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा इसमें कोई और फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आपको किसी, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो या आप कंपनी खोल रहे हो तो उसमें तो आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। बट अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो फैमिली शॉप है, चाहे हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर है, चाहे आप किसी भी किचन से रिलेटेड आप कोई भी अपना स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, तो उसमें कुछ नहीं चाहिए है आपको। उसमें जस्ट थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। जिस किसी बिजनेस में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो हमें अपना लाइसेंस होना चाहिए, या जिसमें जिस पर्टिकुलर बिजनेस की थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटीज है वो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, बट वो भी अपने आप खुद ही करनी पड़ती है। तो इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, तो इट इज सिंपल टू क्रिएट। उसके बाद है लीस्ट फ्री कॉस्टली फॉर्म। इसमें क्या है कि हमें ये नहीं है कि हमने अगर स्टार्ट करना है तो हमने इतने से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जो और बिजनेस होते हैं, अगर हमें लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी के साथ टाई अप करके बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको हम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। लाइक कितने एरिया में होना चाहिए, ठीक है, उसमें कितनी मशीनरी होनी चाहिए, कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, कितनी मैन पावर होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसमें जो हमारी कॉस्ट है, जो अमाउंट है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने की, वो भी ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि वो जो बिजनेस है वो हमारे ऊपर ही है कि हमने कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस हमने स्टार्ट करना है। और इसमें क्या है, प्रॉफिट इंसेंटिव। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जितना भी प्रॉफिट है वो आपका है, अगर इसमें लॉस हो रहा है वो भी आपका ही है। तो एडवांटेज इसमें इसमें क्या आता है कि जितना भी प्रॉफिट है, हमारा बिजनेस अच्छा रन किया, जितने भी पैसे आए, सपोज इन द फर्स्ट मंथ वी अर्न 20,000 बट इन द नेक्स्ट मंथ वी अर्न 50,000। वो जो 20,000 और 50,000 आप अर्न कर रहे हो वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। एंड वो प्रॉफिट आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, वो प्रॉफिट आपका है, क्योंकि वो बिजनेस ही आपका है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, टोटल डिसीजन मेकिंग। इसमें हमारा किसी और के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो जो टोटल जो भी हमने मैनेज करना है, जो भी हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो किसने रन करना है, एक इंडिविजुअल ने रन करना है, उसी ने सारे डिसीजन लेने हैं। अगर बहुत सारे बंदे होते तो बहुत सारे बंदों का अलग अलग डिसीजन होता है, तो उसमें से हमें सभी के डिसीजन सुनने पड़ते हैं और एक डिसीजन जो है वो हमें लेना पड़ता है। बट इन केस ऑफ दिस बिजनेस जो भी डिसीजन हमने लेना है वो एक इंडिविजुअल ने ही लेना है, जिसका वो बिजनेस है, तो इसमें किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होती है। नेक्स्ट इज नो स्पेशल लीगल रिस्ट्रिक्शन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें आपका लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं, तो इसमें किसी अदर पार्टी की कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी ही नहीं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये आप लोगों ने खुद ही स्टार्ट किया है, अपने पैसों से स्टार्ट किया है। तो किसी और बंदे की इंटरफेरेंस, किसी और लीगल अथॉरिटीज की जो इंटरफेरेंस है वो इसमें नहीं होगी। लास्ट इज इजी टू डिसकंटिन्यू। फर्स्ट वन इज सिंपल टू क्रिएट। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप इसको चलाते रहोगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस बिजनेस में कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो ये बहुत इजी होता है इस बिजनेस को स्टॉप करना। इजी टू डिसकंटिन्यू। ठीक है, एडवांटेजेस फिर से कर लेते हैं हम कि इसमें हम इजीली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कम हमारी जो अमाउंट है वो लगती है।
इसमें हमारा इंसेंटिव जो भी प्रॉफिट है वो हम लोगों के पास ही आना होता है। हम लोगों ने ही अपने बिजनेस को मैनेज करना है, हम लोगों ने ही अपना पूरा जो डिसीजन है रिलेटेड टू अवर बिजनेस वो हमारे ऊपर ही होता है। इसमें किसी तरह की कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई सेपरेट लॉ नहीं बना है। ठीक है, इस बिजनेस के लिए कोई भी लॉ जो है वो हमें फॉलो नहीं करना पड़ता, क्योंकि इट इज सोलिली डिपेंडेंट ऑन द ओनर एंड इट इज इजी टू डिसकंटिन्यू। क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा कैपिटल के लिए, रिस्क को बियर करने के लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो कौन है? ओनर है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब हर एक बिजनेस के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, लिमिटेड स्किल एंड एबिलिटीज, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, limited access to capital and lack of continuity of business। लाइक इसमें फीचर्स में आया था कि हमें अपना डिसीजन खुद लेना है, बंदा ही रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए, वो हो गया इसके एडवांटेज। साथ साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है कि इसमें अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है। लाइक हमें किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमें लॉस हुआ, फर्स्ट मंथ हमें प्रॉफिट हुआ, सेकेंड मंथ हमें उससे डबल लॉस हो गया। वो जो लॉस हुआ है हमें प्रीडेटर्स को तो वो पैसे देने हैं, प्रीडेटर्स को वो पैसे अब कौन देगा? जिसका बिजनेस है, चाहे उसको प्रॉफिट हुआ है चाहे उसको लॉस हुआ है, ही और शी वुड हैव टू पे टू द प्रीडेटर्स। उन्होंने क्रेडिटर्स को तो पैसे देने ही हैं, तो वो कहाँ से जाएंगे? उसके खुद से जाएंगे, चाहे उसको 20,000 देना है चाहे 40,000 देना है, जितनी वो अमाउंट देनी है, तो जो बंदा जिसका बिजनेस है उसी ने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, क्योंकि उसके पास कोई और सोर्स नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअली अपना बिजनेस रन कर रहा है, उसके पास कोई और सोर्स नहीं है। So he or she needs to pay the money to the creditors from their personal income। जो भी उनकी पर्सनल इनकम है वहां से उन्होंने पैसे जो है वो देने हैं। अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट उसी की जेब में जाएगा, अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो जो क्रेडिटर्स को उसने पैसे देने हैं वो उसने अपने खुद की पर्सनल इनकम से ही देने हैं। उसके बाद क्या है? लिमिटेड स्किल्स एंड एबिलिटीज। कई बंदे होते हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस पर उनके पास स्किल्स नहीं होते, ठीक है, टैलेंट नहीं होता है, एबिलिटीज नहीं होती है, उसकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छा रन नहीं करता है। तो इसमें क्या है कि जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट करना है वो इस तरह से स्टार्ट करना है कि आपकी उस बिजनेस से रिलेटेड जो स्किल्स है, जो एबिलिटीज है, वो आप में हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं, हमने सोचा कि हाँ जी हम ये वाला बिजनेस कर लेते हैं और वो आपको चलाना ही ना है, आपको कस्टमर्स के साथ डील ही ना करना है, आपको उस प्रोडक्ट की कोई नॉलेज ही ना हो। तभी बोलते हैं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, जो हमने लास्ट सेक्शन में भी किया था इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स में, कि जो भी प्रोफेशन होता है हमारा, हमने उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, हमें एक टेक्निकल डिग्री होती है, हमें मिली होती है, हमारे पास डिग्री होती है, हमारे पास नॉलेज होती है। तो वैसा अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास स्किल्स भी होंगे, नॉलेज भी होगी, हमारे पास एबिलिटी भी होगी कि टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली। अगर हम इंजीनियर हैं या हम फार्मेसी किया हमने और हम कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का काम स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ और हमने क्लोथ हाउस स्टार्ट किया, तो हमें क्या नॉलेज है? कोई नॉलेज नहीं है। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ आते हैं हमारे पास, हमें कुछ भी नहीं पता ये कौन सा कपड़ा है, ये कितना क्या है, ये कुछ भी। तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू अवर डिग्री, हमारे पास उतने स्किल्स होने चाहिए, एबिलिटीज होने चाहिए, सो दैट वी कैन रन अवर बिजनेस सक्सेसफुली एंड अर्न द प्रॉफिट। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं होंगे, एबिलिटीज नहीं होंगी, तो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छी तरह रन नहीं करेगा। एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि हमें वो बिजनेस जो है वो बंद ही करना पड़ेगा और उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस ही होगा। क्योंकि अगर हम अपना बिजनेस जितने अमाउंट हम लगा रहे हैं, अगर जो प्रॉफिट है, अगर हमारे पास स्किल्स है, तो हमारा बिजनेस रन करेगा ही करेगा। अगर हमें बाई चांस बिजनेस को बंद करने की नौबत आती है तो इट मीन्स जो भी हमारा अमाउंट हमने उस पर इन्वेस्ट की है उसमें तो हमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर लॉस इन अवर बिजनेस वी हैव टू स्टॉप दैट बिजनेस। हम उस बिजनेस को स्टॉप ही करेंगे सो दैट हमें इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई और लॉस ना हो।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। हम अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें आइसोलेशन की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम अकेले ही बैठे हैं, ठीक है। अगर हम कंपनी रन कर रहे हैं तो कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर्स भी होते हैं। अगर हम अकेले कर रहे हैं देन वी फील द आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। नेक्स्ट इज लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल। अब हमारा एक ही बिजनेस रन हो रहा है, हमने जितनी अमाउंट थी वो हमने लगा दी है, तो हमारा दूसरी, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, बट प्रॉफिट उसी बिजनेस से होगा, किसी और चीज से नहीं होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो उसके बाद हमारा जो बिजनेस है उसको हम कंटिन्यू रन नहीं करते हैं। अगर हमारा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम आइसोलेट फील कर रहे हैं, हमारे पास किसी और तरह की कोई इनकम सोर्स नहीं हो रही है, देन वी फील द लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो उससे हमारा जो बिजनेस है वो अच्छी तरह रन नहीं करता। तो इसके एडवांटेजेस में बहुत सारे एडवांटेजेस आते हैं कि हम फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम होता है, हम अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे बिजनेस से रिलेटेड वो कॉन्फिडेंशियल होती है। हमारे बिजनेस में अगर हम अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें अकाउंट बुक्स में डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने आपको पहले करवाया था कि इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड होती हैं ट्रांजेक्शन वो हमें रखनी पड़ती है फॉर अ परमानेंट रिकॉर्ड in order to run a business successfully. But in case of sole proprietorship business, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास ही रहती है, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो हमें किसी के साथ शो नहीं करनी पड़ती। बट इन केस ऑफ बिग कंपनी स्लैश कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें उनकी एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करनी पड़ती है, जो भी उनके अकाउंट से रिलेटेड है, उनको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है, उन्होंने कितने इंसेंटिव दिया कितना टैक्स दिया, उनकी जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है दे हैव टू पब्लिश दैट, उनको वो पब्लिश करनी ही पड़ती है। बट इन केस ऑफ सॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो उनमें किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करने की जरूरत पड़ती, वो टोटली कॉन्फिडेंशियल होती है। इसमें और एडवांटेजेस के जितना भी हमें प्रॉफिट होता है वो हम अपने पास ही रखते हैं, किसी के साथ भी अपना जो प्रॉफिट है वो हम शेयर नहीं करते, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वो जो है प्रॉफिट वो हमारा ही है, वो किसी और का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस ही हमारा है। सो देर इज नो नीड टू शेयर द प्रॉफिट विद अदर्स। जितने इंसेंटिव आएगा वो उतना ही हमारा है, हम अपने बिजनेस के खुद बॉस होते हैं, बिकॉज वी आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, वी हैव टू मैनेज अवर बिजनेस एंड हम उसके खुद के बॉस हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से जो भी हमें लॉस होता है वो हमें खुद को पे करना पड़ता है, क्रिएटर्स को। हमारे पास स्किल्स नहीं होती, एबिलिटीज नहीं होती, हम अकेलापन महसूस करते हैं, हमारे पास कोई और कैपिटल नहीं है, तो उससे हमारा क्या होता है कि हमें अपना बिजनेस जो है, हमें ऐसी फीलिंग आती है कि नाउ वी हैव टू स्टॉप अवर बिजनेस, लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे फर्स्ट बिजनेस का फॉर्म है जिसे हम इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड वन इसमें आता है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, HUF भी बोलते हैं इसको, HUF हिंदू फैमिली, HUF हिंदू फैमिली बिजनेस। According to the Mitaksara school of Hindu law, the property which is inherited by a Hindu from his father, grandfather, and great grandfather is ancestral property. A business which belongs to a single Hindu family and conduct it as a family business is called joint Hindu family business. No legal formalities are required to convert a business into a joint family business. Only Karta has a right to manage the family business. अब ये हमारा सेकेंड फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, ये लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है,
जो भी हमारा बंदा हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे उसके फादर, उसके दादाजी, उसके परदादा जी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उनका बिजनेस है, वो आगे आगे ट्रांसफर होता रहेगा, इनहेरिटेड होता रहेगा। ठीक है। अगर किसी हिंदू फैमिली के पास उन्होंने कोई बिजनेस रन किया हुआ है, तो वो जो बिजनेस है वो आगे जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास होता रहेगा। सिंगल हिंदू फैमिली जो भी एक बिजनेस रन कर रही है और वो उनका एज अ फैमिली बिजनेस है, तो वो जो बिजनेस है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वो पास होता रहेगा, और उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है। और वो जो बिजनेस है वो सिर्फ उसी फैमिली का जो बंदा है वो चलाएगा, ना कि कोई और पर्सन, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाती है। पूरा रिकॉर्ड रहता है उसका कि हाँ जी ये इसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, उनका सन है, और आगे सन का आगे सन है। तो ऐसे जो बिजनेस है वो हमारा चलता आ रहा है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। और इसमें किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या है कि जो आपका एक बिजनेस है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बन जाता है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस जो है वो बन जाता है। किसी एक ने भी अगर स्टार्ट किया, तो आपके फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो आगे आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा, आगे आपके बच्चों के पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक ज्वाइंट फैमिली बिजनेस बन जाएगा। करता क्या होता है? जो इस बिजनेस को हेड कर रहा है, जो इस बिजनेस को रन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं करता। जो करता है उसी के पास राइट है कि वो कैसे अपने फैमिली बिजनेस को मैनेज करेगा। वो सुनता सभी की है, उसके पास राइट है कि वो सभी जानों की सुनेगा जो भी उसके फैमिली के बंदे हैं। बट ओवरऑल जो मैनेज करना है वो किसने करना है? कर्ता ने मैनेज करना है। ठीक है। ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या है कि हमारी जो भी बर्थ लेता है हिंदू फैमिली में, वो 3 जनरेशन तक हमारा ये जो बिजनेस है वो ट्रांसफर होता रहता है। ग्रेट ग्रैंडफादर टू ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर टू फादर, फादर से आगे ये जो है ये बिजनेस चलता रहता है। ये जो बिजनेस है ये हमारा जो हेड होता है फैमिली का वो चलाता है, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, जो कि बिजनेस को रन करता है। उसी के पास मतलब सारा जो है वो उसने ही करना है। वो सभी की सुनेगा बट करेगा वो अपनी, जो भी उसको डिसीजन अच्छा लगेगा। और जो भी मेंबर्स होते हैं बिलोंग्स टू दिस हिंदू फैमिली, उनके पास इक्वल ऑनरशिप होती है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इक्वल ऑनरशिप उनके पास होती है। इसका मतलब क्या है? जो कि हिंदू फैमिली चलाती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन चलाता है, कौन रन करता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड मीन्स जो डिवाइड नहीं हुए हैं, जो अपना बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। ठीक है। ये क्या है? हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। इसके एडवांटेजेस है, करता है द फुल फ्रीडम। जो करता है, जो हेड है बिजनेस का, फैमिली का, जो पूरा बिजनेस देखता है, उसके पास पूरा फ्रीडम है। बिजनेस इज लाइक इंश्योरेंस कवर फॉर चिल्ड्रन। लाइक हमारे इंश्योरेंस हम करवाते हैं, जनरल इंश्योरेंस हम अपनी करवाते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है? जब हमारी सपोज हमने इंश्योरेंस करवाई तो हमारी डेथ हुई, ठीक है, उसका फायदा किसको हो गया? हमारी फैमिली को हो गया, हमारे बच्चों को हो गया। तो ये जो हिंदू फैमिली बिजनेस होता है ये भी एक टाइप का इंश्योरेंस है, जिसमें आपके जो बच्चे हैं वो आगे कवर होते हैं, क्योंकि ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास ऑन होता है। तो इट इज लाइक इंश्योरेंस दैट इज कवर फॉर अवर चिल्ड्रन। बिजनेस कैन रन बाय मेल मेंबर्स। जो भी हमारी फैमिली के मेल मेंबर्स हैं वही ये बिजनेस को आगे रन करते हैं। एक्सेप्ट करता लिमिटेड लाइबिलिटी टू फैमिली मेंबर्स, क्योंकि करता जो है वो हमारा क्या है? हेड है फैमिली का, तो उसके अलावा जितनी भी फैमिली मेंबर्स उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है। नो इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ फैमिली मेंबर। अगर कोई हमारी फैमिली का मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो बंद नहीं हो जाएगा, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि वो जो बिजनेस है वो अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी ये बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है ये आगे ट्रांसफर हो जाती है।
जितने भी मेंबर्स होते हैं ना फैमिली के, वो ये सारी प्रॉपर्टी को इंजॉय करते हैं, क्योंकि सभी का जो एक पर ओनरशिप होती है तो पैदा होता है, एंड दे हैव एन इक्वल शेयर, और सभी का क्या है, इक्वल शेयर भी है। ए बेटा तू नीचे जा हो ठीक है, सभी का क्या है, हमारा इक्वल शेयर है, तो सभी इसको जो प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं, शेयर होता है क्योंकि उनका, तो उनको किसी भी चीज की कोई भी डर नहीं होता। और इन फैमिलीज में क्या होता है कि अगर किसी न्यू बेबी का बर्थ होता है, मेल मेंबर है, तो वो ऑलरेडी इसका जो HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, वो मेंबर बन जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो उस बिजनेस का पार्ट बन जाता है। और इस बिजनेस में क्या है, कोई भी हमारी एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हमने इस बिजनेस का पार्ट बनना है। ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो इस बिजनेस का पार्ट बन जाता है, बिकम्स अ मेंबर ऑफ दिस बिजनेस, तो उसको किसी चीज की, किसी को भी किसी की मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वही बिजनेस हमने चलाना है, वही हमारा रन होता रहता है जनरेशन बाय जनरेशन, इसमें जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। यंग मेंबर्स आर डिसअपॉइंटेड, एज ये बिजनेस जो है ये ट्रांसफर होता है, बच्चा जो बर्थ लेता है, बर्थ से भी इसका पार्ट बन जाता है, उसके कुछ और ड्रीम्स होते हैं, बट उसको अपने ड्रीम्स को पूरा ना करके उसको अपने बिजनेस को रन करना है। तो जो यंग मेंबर्स होते हैं वो कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जो हमने सोचा था वो तो नहीं हम कर पा रहे हैं, हमें तो अपना ही जो बिजनेस है वो चलाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट जो है वो होती है। कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द फैमिली इटसेल्फ, बिजनेस को चलाना जो है वो फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा बंदा जो है इस बिजनेस को नहीं चला सकता, उसका इस बिजनेस में कोई भी हिस्सा नहीं होता। जो कंटिन्यूटी है इस बिजनेस की वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मेंबर्स कैन बी इरेस्पॉन्सिबल एंड लेजी, अब जैसे ये जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता है, तो कई कई बार क्या होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं, एक जनरेशन बहुत अच्छा बिजनेस है चला रही है, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बट नेक्स्ट जनरेशन इतनी ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल और इतनी ज्यादा लेजी है कि जिससे हमारा जो बिजनेस है उसका, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहा है वो पता नहीं आगे रन होगा या नहीं होगा। तो इसके एडवांटेजेस भी और इसके डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस ये है कि बंदे को जो भी फैमिली में बर्थ रहेगा उसको आगे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है, अगर वो इरेस्पॉन्सिबल है और अगर उसके कुछ और ड्रीम्स हैं फिर तो वो बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं शो करेगा। अदरवाइज इसमें जो आपका एडवांटेज है कि आप इस बिजनेस के ऑलरेडी पार्ट हो जाते हो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, और इसमें जो करता होता है वही एक बंदा है जिसके पास फुल कंट्रोल होता है, वो सभी मेंबर से एडवाइस लेता है, बट तो उनके डिसीजन पे वो बाउंड नहीं है कि जो उन्होंने बोला एंड आई हैव टू फुलफिल दैट, he is not bound to accept the decision of the other family members, but he can take advice from other family members because he has a full control over this business. अगर बाई चांस करता बीमार हो जाता है, ठीक है, तो जो उससे अगला एल्डेस्ट मेंबर होगा इस फैमिली का वो कर्ता की पोजीशन लेता है, जो भी घर में सबसे बड़ा होगा वो पोजीशन लेगा, अगर वो बीमार होता है तो उससे बाद जो नेक्स्ट है, तो ऐसे ये जो बिजनेस है ये डिवाइड होता रहता है। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के अपने आप से जो म्यूचुअल कंसेंट है उसके हिसाब से ये जो बिजनेस है ये डिवाइड होता रहता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद हमारा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एज ए नेम सजेस्ट, हमारा कोई पार्टनर होगा हमारे बिजनेस में। तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो या दो से बंदे जो हैं, दो या टू और मोर देन टू पीपल, वो ज्वाइंट होते हैं और वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में हमारे दो बंदे भी आपस में पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो से ज्यादा भी, और तीन चार पांच जितने भी हैं, तो वो उनकी एक एसोसिएशन बनती है।
वो अपना एक जिस भी बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है वो वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो बनाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट है 1932, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी बंदे पार्टनरशिप में हैं वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जितना भी हमारा कंपनी को प्रॉफिट आएगा उसके शेयर्स जो है इक्वल शेयर सभी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमने ये नहीं देखना कि ये बिजनेस जो है कितने मतलब ये जो जहां से भी प्रॉफिट आया वो किसने काम किया और किसने नहीं किया। जिस किसी ने भी काम किया है जितना भी प्रॉफिट आया है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all, चाहे वो सभी ने इकट्ठे किया है चाहे उनमें से किसी ने भी एक ने किया है, बट जो भी प्रॉफिट आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर उस इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो सभी में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं ये हम कल करेंगे। ओके मैम। स्टूडेंट्स बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू। ओके मैम। ओके।